आज का टॉपिक जो है म्यूकरमाइकोसिस एंड उससे होने वाले जो भी कॉम्प्लिकेशंस है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, होम्योपैथी में बहुत अच्छे मेडिसिन एंड रोल प्ले करती है होम्योपैथी इन सब केसेस को हैंडल करने में। ओके, तो अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स आते हैं जैसे मैं अभी बताने वाला हूँ, तो तुरंत अपने डॉक्टर्स की सलाह लें और मेडिसिन ठीक से शुरू करें। सबसे पहले म्यूकरमाइकोसिस क्या है? म्यूकरमाइकोसिस जो है वो एक फंगल इन्फेक्शन है। तो आप कहोगे तो फंगल इन्फेक्शन से इतना डैमेज कैसे होता है बॉडी में? तो जो भी फंगल इन्फेक्शन होता है, हाँ, तो फंगल इन्फेक्शन जो होता है उसकी वजह से हमारे जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है उसको बहुत हानि पहुंच सकती है या पहुंच चुकी है कुछ पेशेंट्स के। और उसके भी कारण बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारी इम्यूनिटी कम होना, उसके बाद हम किसी अन्य डिसीज या अन्य बीमारी से गठित, मतलब पहले से ही हमारे अंदर कुछ बीमारियां चलती है उसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता, फिर ऐसे कुछ एंडेमिक वगैरह होते हैं उसमें ये सब बाहर आ जाती है। तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो दूसरा चीज, जो भी अभी हम म्यूकरमाइकोसिस के बारे में बात करने वाले हैं, वो म्यूकरमाइकोसिस एक्चुअली, हेलो 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 हेलो, आपकी आवाज आ रही है? आ रही है? ओके, जी। थैंक यू। हाँ, तो म्यूकरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है जो फंगस के स्पोर से म्यूकरमाइकोसिटिस करके वो फंगल इन्फेक्शन हमारे आजू बाजू में मौजूद होता है और वो हमें इन्फेक्शन नहीं तैयार कर सकते। पर जब भी ऐसे कुछ इन्फेक्शन होते हैं या पैंडेमिक फैलता है उसमें हमारी इम्यूनिटी कम होती है और उसके वजह से फंगल डिसीज और बैक्टीरियल डिसीज इसकी ताकत बढ़ जाती है और वो हमारे बॉडी को अच्छे से जकड़ लेते हैं या हमारे बॉडी में बहुत सारे डिसीजेस या बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन तैयार करने की क्षमता रखते हैं। ओके, तो म्यूकरमाइकोसिस म्यूकरमाइकोसिस ये भी एक बीमारी है जो भी हमारे एंडेमिक जो भी चल रहा है उसके साथ ही निकल रही है। मतलब हमारी इम्यूनिटी इस वजह से कम हो रही है और कम इम्यूनिटी होने की वजह से ये जो फंगस है ये हमें और हमारे बॉडी पे अटैक कर रहा है और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन बढ़ते हैं। ओके, तो जैसे मैंने बोला ये एंडेमिक है, उसके साथ एक हिडन एंडेमिक भी चल रहा है जिसके बारे में हिडन पैंडेमिक चल रहा है, मतलब जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। जैसे कि डायबिटीज, जो भी डायबिटीज ग्रसित लोग हैं या जिनको डायबिटिक नहीं है उनको भी हम आजकल देख रहे हैं बहुत सारे पेशेंट शुगर, जिनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है, जो भी ये पैंडेमिक के साइड में ही चल रहा है, जो भी हिडन पैंडेमिक बोलेंगे या ये दोनों को सिंडेमिक बोलते हैं। ओके, तो ये सिंडेमिक के वजह से बहुत सारे ऐसे ऐसे डिसीजेज है जो हमें कुछ करते भी नहीं थे, मतलब जिसके जो डिसीज जैसे जैसे इन्फेक्शन, ये जो इन्फेक्शन है इसकी वजह से हमें कुछ होता भी नहीं था, फिर भी अभी हमें वो जकड़ रहे हैं और उसकी वजह से डेथ या बॉडी रिस्क हो रही है या फेटल रिस्क हो रही है। तो ये सब कम करने के लिए हमें हमारा लाइफस्टाइल बहुत अच्छे तरह से रखना है, बहुत अच्छे सुधारना हमारे लाइफस्टाइल में करना है। तो सबसे पहले लाइफस्टाइल सुधारना मतलब क्या करना है, हमें अच्छे फ्रूट्स, फल वगैरह, अच्छा अच्छा भोजन और अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। जैसे टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, उसके बाद ज़्यादा सोशल मीडिया यूज नहीं करना है, या हमें जितना ही शांत मन से मतलब रह सकते हैं उतना शांत रहने की कोशिश करनी है। ओके, तो इसमें सबसे पहला रोल होता है, जो भी अभी म्यूकरमाइकोसिस का रोल है या जो भी होता कैसे ये इन्फेक्शन, तो सबसे पहले इसका इन्फेक्शन हमारे नाक से एंटर कर सकता है, हमारे नेजो ओरल जो रूट है उससे एंटर करके या हमारे लंग्स में जा सकता है, हमारे साइनसेस जो हमारे चेहरे के आजू बाजू में एम्प्टी स्पेसेस होती है उसमें ये बैठ के इन्फेक्शन तैयार कर सकता है। ओके, तो सबसे पहले
इन्फेक्ट होने वाली जो भी हमारी सिस्टम है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब हमारे श्वसन श्वसन की जो भी सिस्टम होती है शरीर में, उसमें ये इन्फेक्ट कर सकता है। तो दूसरा इन्फेक्शन इसमें स्किन में भी हो सकता है, और थर्ड इन्फेक्शन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जो भी हमारी पचन क्षमता है या पचन शक्ति है, उसमें भी ये इन्फेक्शन तैयार कर सकता है। तो पचन शक्ति का इन्फेक्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके बाद स्किन का भी इन्फेक्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज का इम्पोर्टेंट है। रेस्पिरेटरी पैसेज से ये अगर बढ़ता है तो ये हमारे ब्रेन तक पहुंच सकता है, फिर ब्रेन में अगर पहुंचता है तो हमें कोई भी बचा नहीं सकता। अभी तो ऐसे कुछ मेडिसिन भी नहीं है कि हम वहां से वापस आ सकते हैं। तो अगर कोई कोरोना पेशेंट है, कोरोना की बात इसलिए कर रहा हूँ कि कोरोना पेशेंट में बहुत सारा इम्यूनिटी कम हो जाता है, और उसकी वजह से हमें ये सारे छोटे छोटे इन्फेक्शन भी बहुत बड़े बड़े असर हमारे बॉडी पे करते हैं। जैसा सबसे पहला जो भी इन्फेक्शन होने का कारण है हमारी लो इम्यूनिटी, और लो इम्यूनिटी के कारण पहले डायबिटीज होना, मतलब जो भी फेटल डिसीजेज है, हमें जो भी साइड बाय साइड चलते हैं जिसमें डायबिटीज होता है, उसके बाद हाइपरटेंशन होता है, उसके उसके बाद अगर हम किसी पहले से ही बीमारी से ग्रसित है जैसे HIV वगैरह वगैरह, ये अगर इन्फेक्शन हमारे बॉडी में है तो हमें ये चांसेस होने की, मतलब ये डिसीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा मतलब सबको ही हो सकते हैं क्या? ऐसा नहीं है, सबको नहीं हो सकते, इसलिए उसमें भी डरने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ यही करना है। अब बहुत सारे पेशेंट ऐसे ऐसे बोल के आ रहे हैं कि मुझे कोरोना के बाद फिर से फीवर आया, कोरोना के बाद फिर से कुछ इन्फेक्शन हो गया, तो वो डायरेक्टली सोच रहे हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस से है, जो वही इन्फेक्शन हो गया है। तो उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। आप कोरोना के बाद इलनेस साधारणतः 3 महीने तो चल सकता है। कोरोना का जो भी 15 दिन का पीरियड है वो तो सिर्फ क्वारंटाइन पीरियड या इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैलने का पीरियड है, और उसके बाद भी आपकी बॉडी 3 महीने तक उससे रिकवर हो रही होती है। तो उस कंडीशन में आपको कुछ कुछ छोटे मोटे इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो वैसा उसका मतलब ये नहीं है कि आपको डायरेक्टली म्यूकोरमाइकोसिस हो जाएगा, या ब्लैक फंगस बोलते हैं इसको, और म्यूकोरमाइकोसिस का और एक नाम भी है जो भी न्यूज में चल रहा है, ब्लैक फंगस। एक्चुअली ब्लैक फंगस इस वजह से बोलते हैं इसको क्योंकि वो ब्लैक ब्लैक कलर की तरह दिखता है, अंदर जो भी उसमें से जो भी निकलता है वो ब्लैक 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 स्पॉट्स निकल सकते हैं किसी केस में, इसलिए वो, या हम अगर नेजो एंडोस्कोपी जो भी नाक के अंदर की एंडोस्कोपी करके हमें जो भी दिखता है वो ब्लैक कलर का कुछ ऐसा मतलब चीज ऐसे दिखती है, इसलिए उसको ब्लैक फंगस बोलते हैं। और उसकी वजह से डेथ भी होती है, इसलिए ये भी प्रचलित हो गया ब्लैक डेथ। पर ऐसा ब्लैक डेथ वगैरह ये नाम तो मेडिकल हिस्ट्री में तो अभी तक नहीं है। इसके अलावा ब्लैक फंगस के अलावा और एक फंगस कैंडिडियासिस जो है, उसकी भी कुछ मतलब कुछ मामले सामने आए थे। वो भी बिहार या उत्तर प्रदेश, वो जिन जिलों में बहुत ज्यादा कोरोना फैला है या वायरल लोड जहाँ का बहुत ज्यादा है, वहाँ पे ये व्हाइट फंगस कैंडिडियासिस, जो भी मतलब कैंडिडियासिस हम ये ज्यादातर तो ऐसे ही मतलब होता रहता है और 2-3 दिन में ठीक भी हो जाता है। पर जो केस में जिन लोगों में या जो पहले से ही डायबिटीज है, डायबिटिक मतलब जिनका बहुत ज्यादा शुगर है और जो अनकंट्रोल्ड है, ये ना अनकंट्रोल्ड डायबिटीज ओनली, जो डायबिटिक पेशेंट है और जो कंट्रोल से उनका शुगर पे अच्छे से कंट्रोल है, उनको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोरोना भी हुआ फिर भी वो अच्छे से ठीक होकर रिकवर हो सकते हैं। वैसे भी हम अगर देखते हैं तो म्यूकोरमाइकोसिस के जो भी केसेस हो रहे हैं वो आबादी के बहुत कम है, फिर भी देखते हैं तो मतलब 300 या 400 केसेस महाराष्ट्र एंड गुजरात में हुए होंगे शायद अभी तक। तो अगर हम कोरोना पेशेंट की बात करते हैं, उसमें से डायबिटीज पेशेंट की बात करते हैं, उसमें तो ये आंकड़ा कुछ भी दिखता नहीं है। 150, 200, 300 पेशेंट मैनेज करने में इतना तो मतलब प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो प्रॉब्लम फैलाया जा रहा है उसकी तरफ भी ज्यादा ध्यान मत दो। हाँ, अगर सिम्टम आते हैं आपको, इन केस आपको मतलब कोरोना के बाद अगर आपको कुछ फीवर बहुत ज्यादा दिन रहता है, उसके बाद स्वेलिंग आती है चेहरे पे कहीं पे, या चेहरा चेहरा का कौन सा भी भाग दुखने लगता है या पेन होने लगता है, दर्द करने लगता है, तो आपको आपके डॉक्टर को जरूर सूचित करना चाहिए और जरूर दिखा लेना चाहिए कि क्या इन्फेक्शन आपको किस वजह से हो रहा है। आपको ये जरूरी करना मतलब ये निश्चित करना जरूरी है कि आपको इन्फेक्शन कौन सा है।
आप डायरेक्टली, बहुत लोग मतलब पेशेंट आते हैं, थोड़ा आँख से पानी आने लगा तो उनको लगता है कि उनको म्यूकोरमाइकोसिस हो गया है, और वो डर में ही जीते हैं, और डर की वजह से उनको म्यूकोरमाइकोसिस छोड़ के अलग-अलग बीमारी होने लगती है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी फैल रहा है। तो इन सब मतलब चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो डेफ़िनेटली आपको डॉक्टर के पास जाके पहले 4 या 6 दिन, ये गोल्डन पीरियड बोलते हैं इसको, जो भी मेडिकल फील्ड में गोल्डन पीरियड मीन्स बहुत ज़्यादा चांसेस है आपको फिर से रिकवर या फिर से अच्छा होने के। पहले 4 या 6 दिन में अगर आपको ट्रीटमेंट मिलती है तो 100% आप अच्छे से तंदुरुस्ती से दुरुस्त हो जाओगे, तो उसमें कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो म्यूकरमाइकोसिस पे वापस आता हूँ मैं। म्यूकरमाइकोसिस तो एक म्यूकरमाइकोसिस नाम का फंगल इन्फेक्शन है, जो हमारे आजू-बाजू में हमेशा पड़ा हुआ ही रहता है ये। इसके स्पोर्स जो है, जो हमारे रूम्स वगैरह, जो भी मतलब फंगल इन्फेक्शन जैसे बढ़ता है, जहाँ भी फंगस है उसमें डेफिनेटली इसके स्पोर होंगे ही होंगे। तो आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ़ आपकी इम्यूनिटी अच्छी रखने की ही ज़रूरत है। तो म्यूकरमाइकोसिस जो भी है, जो भी फंगस है, ये हमारे अंदर एंट्री कहाँ से करता है? तो ये एक ही रूट है जो भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ट्रीट करने के लिए, जो भी नेज़ल रूट, नेज़ल मतलब हमारे नाक से ही ये स्पोर्स अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद ये हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में, मतलब नज़ल म्यूकस मेम्ब्रेन, जो अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वहाँ पे कहीं घर कर लेते हैं। अगर शुरुआत में हमने इसको ठीक कर दिया तो ये बढ़ने के चांसेस नहीं होते। अगर ये धीरे-धीरे फैलने लगा तो ये हमारे नेज़ो ओरल म्यूकोसा में बहुत ज़्यादा तरीके से और बहुत जल्दी फैल जाता है। और अगर फैलने की वजह, मतलब फैलने के बाद भी हम उस पे कुछ नहीं करते, ध्यान नहीं देते, कुछ टेस्ट नहीं करवाते, कुछ डॉक्टर को नहीं दिखाते, तो ये हमारे ब्रेन तक पहुँच सकता है, जो भी बहुत ज़्यादा घातक है, जिसको नेज़ो सेरेब्रल रूट कहते हैं, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेथ भी होने लगे हैं। डेथ मतलब बहुत सारे नहीं हो रहे, जो भी पेशेंट ग्रसित है, उसमें से 10 में से 1 या 2 पेशेंट्स डेथ हो रहे हैं, और डेथ डेफ़िनिटली है। तो इसलिए इस पे ध्यान भी देना है और डरना नहीं है। दूसरी चीज़, जो भी कोरोना कोरोना जब भी होता है पेशेंट को, वो पेशेंट्स ने हमारे खान-पान पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अगर म्यूकोरमाइकोसिस को रोकना है। कोरोना हो गया, उसकी वजह से आपको डरना नहीं है। डर-डर के, और बहुत सारे पेशेंट मैं देख रहा हूँ कि डरने की वजह से डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहे, तो डॉक्टर टेस्ट करेंगे इसलिए वो घबरा रहे, और वो घबराने की वजह से उनकी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। बढ़ने के बाद फिर घरवाले लोगों के कहने की वजह से वो डॉक्टर के पास जाते हैं, और तभी डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते, उनको एडमिट किए बिना, राइट? तो एडमिट करने से अच्छा पहले, मतलब एडमिट होने से पहले आपके जनरल फैमिली डॉक्टर है, उनकी सलाह ज़रूर लें, और उन्होंने दिया हुआ जो भी आपको डाइट पैटर्न है, जो भी मेडिसिन पैटर्न है, वो सब फ़ॉलो करें। ये तो आपको करना ही है, जो भी कोरोना पेशेंट में। पर जो भी डायबिटिक पेशेंट है, उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है उनके डाइट पे। डायबिटिक पेशेंट में ए, बी, सी, डी, ई ऐसे 3 या 4 पॉइंट है, वो आपको फ़ॉलो करने ही करने हैं। जो भी पहला पॉइंट है, आपको 3 महीने की शुगर, जो भी हम HbA1c बोलते हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है। वो आपका हमेशा साढ़े 6, मतलब 6.5 से नीचे होना चाहिए। 6.5 से ऊपर कभी भी जाने नहीं देना है 3 महीने की शुगर को। दूसरा है आपका ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर आपने डेफ़िनेटली मेंटेन ही रखना है। अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो आपने आपकी बीपी की गोली कभी भी बंद नहीं करनी है इन ऐसे एंडेमिक्स में। उसके बाद तीसरा है जो भी आपका डाइट है, डाइट को आपको मेंटेन रखना है। और 4 नंबर का पॉइंट है, आपको एक्सरसाइज़ एक्सरसाइज़ रेगुलरली करना ही करना है। आपको आपके शुगर के बारे में पता होना चाहिए, जो भी डायबिटिक पेशेंट है, जिनको हाइपरटेंशन है, आपको आपके दवाई, आपका डाइट और आपके मेडिसिन, इसके बारे में बराबर पता होना चाहिए। उसमें कुछ भी गलती होनी नहीं चाहिए। आपने जो भी डाइट आपके डॉक्टर्स ने फॉलो करने को बोला है, वो डाइट लेना चाहिए, और उसके बाद में आपको एक्सरसाइज करना ही करना है। तो ये 4 पॉइंट आपको डेफ़िनिटली याद ही रखने हैं। ओके? ये हो गया डायबिटिक एंड हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के बारे में। अगर आप जनरल पेशेंट्स के बारे में बताओगे, तो जनरल पेशेंट जो भी कोरोना पेशेंट है, मतलब कोविड से इन्फेक्शन हो गया है जिनको, वो डायरेक्टली
शुगर होता नहीं है उनको, पर अचानक उनको पता चलता है कि शुगर है, क्योंकि ये पता करने की वजह है, या पता चलने की या पता होने की वजह ऐसे है कि बहुत सारे पेशेंट में जो भी कोरोना वायरस है, ये हमारे मल्टी सिस्टम मतलब बहुत सारे सिस्टम में एक ही बार अटैक कर देता है। तो सबसे पहले सिस्टम जो भी अटैक होने की है वो तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है। उसके साथ ही ये हमारा पैंक्रियास, पैंक्रियास मतलब जहाँ से इंसुलिन बनता है, इंसुलिन का मैकेनिज्म होता है, और उसके वजह से जो हमारा शुगर मेंटेन होता है, उस मैकेनिज्म पे भी ये वायरस बहुत सारा असर करने लगा है या हो रहा है, ऐसा रिसर्च में दिख रहा है। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों का शुगर सडनली बढ़ जाता है, और मेडिकेशन भी डॉक्टर को पता भी नहीं होता, उतने मतलब उतने कम समय में इनका शुगर बहुत अप एंड डाउन होने लगता है, और अचानक पता चलता है आगे जाके कि इनको शुगर बहुत ज्यादा है, और वो शुगर कंट्रोल नहीं होती। उसके बाद जो भी अभी ये तो मतलब मेडिकेशन जो भी चल रहा है बाहर, एलोपैथी, एलोपैथी बोलेंगे या कोई भी जो भी मेडिसिन चल रहा है, उसमें से स्टीरॉइड्स, स्टीरॉइड जो मेडिसिन है उसका एक्सेसिव जो यूज हो रहा है, उससे भी आपका शुगर बढ़ता है, और उस वजह से भी ये फंगल इन्फेक्शन एंड ऑल दैट होने की चांसेस हो जाती है, क्योंकि स्टीरॉइड हमारी इम्यूनिटी थोड़ा सा कम कर देता है। तो कोरोना पेशेंट में जो भी डॉक्टर्स जो भी कर रहे हो, जो नहीं कर रहे हैं उनके बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो भी शुरुआत से ही स्टेरॉइड्स देना चालू कर रहे हैं, ये तो मेरे मतलब मेरा वो एरिया नहीं है बोलने का, फिर भी जो भी रिसर्च सामने आया है उसके बाद में मैं बोल रहा हूँ कि स्टेरॉइड से हो सकता है, क्योंकि अगर आप एक्सेसिव स्टेरॉइड देते हो, एक्चुअली स्टेरॉइड देने का जो भी दिन 7 या 10 दिन तक स्टेरॉइड देना अनिवार्य, या जो भी उनका प्रोफार्मा है वो उतने दिन देना ही चाहिए। अगर उससे ऊपर कुछ दे रहे हैं या कुछ ले रहे हैं पेशेंट, मतलब बिना बताए स्टेरॉइड ले रहे हैं, तो उस वजह से भी आपका इम्यूनिटी डाउन होता है, और उससे आपको ये बाहर के म्यूकोरमाइकोसिस, व्हाइट फंगस, सॉरी ब्लैक फंगस एंड ऑल दैट होने के चांसेस होता है। तीसरी उसके बाद ये हो गया दवाई का पार्ट। फोर्थ नंबर जो भी हम डाइट फॉलो कर रहे हैं, जो डाइट किसी ने बोल दिया, किसी ने सुना लिया, ये खाने से बढ़ता है, नॉनवेज खाने से अच्छा होता है, उसके बाद कुछ भी मतलब जो भी बोलेगा, ये काढ़ा ले लो, वो ले लो, सब ले लो, उससे कुछ कोरोना जाने वाला नहीं है। आपको आपके डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी है इन सब केसों में। आप घर रह के ट्रीटमेंट बिल्कुल मत करें, डॉक्टर की सलाह ले, और डॉक्टर सब जांच करेंगे, जांच के बाद ही पता चलेगा आपकी कोरोना की स्टेटस क्या है, आपको मेडिसिन की जरूरत है या नहीं है। बहुत सारे लोग बिना मेडिसिन के भी ठीक हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को सिर्फ जो सेकेंडरी बीमारी हो रही वो लेने से भी वो मतलब वो अगर आप ठीक करते हो तो उनका कोरोना कुछ होने वाला भी नहीं है। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो ऐसे भी हमारे बॉडी में हर रोज होता रहता है, इसको कुछ इतनी मतलब तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन इजिली हम ठीक कर कर सकते हैं, और ठीक इजी होती है। कोरोना वायरस केसेस में मैंने देखा है बहुत सारे डॉक्टर्स या बहुत सारे लोग अपने आप ही एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स मीन्स जो भी दवाई है बैक्टीरियल इन्फेक्शन किल करने की, वो बहुत दिनों तक खा रहे हैं, और वो खाने की वजह से उनकी इम्यूनिटी डाउन होती है, डाउन मतलब थोड़ा कम हो जाती है। तो उस वजह से भी आपको ये सारे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो ये इन्फेक्शन न होए मतलब न हो, इसके इसके लिए क्या करना चाहिए, ये बहुत सारा इम्पोर्टेंट पार्ट है। बाकी ये जो मेडिकल का पार्ट हो गया वो तो ठीक है, वो डॉक्टर देख लेंगे, पर आप जनरल जो पर्सन है उन्होंने क्या करना है। अगर आपको कोरोना होता है, कोरोना होता है, आपके 15 दिन हो जाते हैं, 15 दिन के बाद आपको अगर 3 या 4 हफ्ते तक कुछ बुखार आता है, चेहरे पे दर्द होता है, मतलब चेहरे पे कहीं भी आपके गालों पे दर्द हो सकता है, आंखों के नीचे दर्द हो सकता है, उसके बाद आपके नाक के अंदर भी दर्द हो सकता है, आपकी एक मतलब एक नॉस्ट्रिल बंद हो सकती है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी, पर एक नॉस्ट्रिल बंद होने के बाद अगर 2-3 दिन में आपको तुरंत कुछ सिम्टम चेंज होते हैं, तो ही आप डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। और दिखाने के बाद आपको ये तो मतलब देखना ही है कि मुझे कुछ अलग इन्फेक्शन तो नहीं है, या ये ऐसे फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। ये हो गया आपको जनरल। उसके बाद इससे बचे कैसे? बचने के लिए आप ऐसे रूम्स में मत जाइए जहाँ पे फंगस डेवलप हो सकते हैं। जैसे बहुत दिनों से बंद कमरा है, उस पे जाओ मत। कोरोना होने के बाद अगर जाते हो तो बहुत सारा
मास्क वगैरह प्रोटेक्शन, जो भी कोरोना के प्रोटेक्शन रूल्स जो भी है वो मेंटेन करके ही जाओ। 2 मास्क लगाओ, सिंगल मास्क लगाओ, तभी उस रूम में एंटर करो। अगर कुछ पड़ा हुआ सामान है तो उसे तुरंत उठाने की जरूरत नहीं है। आपको सैनिटाइज करके ही आगे की जो भी काम करना है वो करें। ये तो आपको घर पे फॉलो करना है। बाहर बाहर तो ये फंगस ज्यादा कुछ मतलब जो भी एयरी रूम होते हैं, वेंटिलेशन जहाँ पे अच्छा, वहाँ पे ये फंगस वगैरह होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। फंगस के बारे में मैं बताऊंगा आपको। फंगस बोले तो ये पता होगा, जो नॉर्मली हमारे हम फ्रिज में अगर कुछ दिन ज्यादा देर तक कुछ रखते हैं और अचानक फ्रिज बंद हो जाता है और उस पे कुछ ऐसे व्हाइट कलर का जो भी पैरासाइटिक मतलब ग्रोथ होती है, उसको ही फंगस बोलते हैं। ये जो फंगस वैसा है, वैसा ही इन्फेक्शन हमारे बॉडी के अंदर होता है। अंदर हुए अंदर होने के बाद अगर रेस्पिरेटरी पैसेज तक ठीक है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ट्रीटमेंट होता है, बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट होता है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपके लंग्स में जाता है तो उसके लिए भी मेडिसिन है, पर अगर आपके ब्रेन में ही होता है तो अभी तक तो उस पर बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ है। क्योंकि आप बोलोगे यहाँ पे ये तो इंडिया में बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो वेस्टर्न कंट्रीज में भी ये फैला होगा कोरोना के बाद। तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे वो लोगों की इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छी तरह से काम करती है। हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही, अभी तो मैं बोलूंगा इंडियन लोगों की इम्यून सिस्टम बहुत ही डिप्रेस्ड, बहुत ही खराब है। अगर हम कई कई सिचुएशन में अगर देखते हैं, ये पैंडेमिक में ही देखेंगे, हम अमेरिकन, यूरोपियंस एंड इंडियंस अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे यहाँ पे ज्यादा वायरल लोड होने के कारण हमने पहला जो भी मतलब दूसरा जो पैंडेमिक का एपिसोड आया, ये तो हम सह नहीं कर सकते, पर हाँ, जो भी पहला एंडेमिक था, मतलब पहला जो भी कोरोना इन्फेक्शन था, वो तो हमने अच्छी तरह से सह लिया क्योंकि वहां पे इतना सारा वायरल लोड नहीं था। ये सेकेंड वेव में बहुत ज्यादा वायरल लोड आ गया और हमारे लोग बहुत ज्यादा मतलब वही, मुझे कुछ नहीं होता है, वही रवैया हमारा जो है, मैं कुछ नहीं, मतलब इतना भी हो जाए मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अच्छे से सह लूंगा, मेरी इम्यूनिटी अच्छी है, ये कुछ नहीं है। जो भी मैं बाहर देशों का बात कर रहा हूँ, वेस्टर्न कंट्री में, वो लोग बहुत ज्यादा हेल्थ के ऊपर ध्यान देते हैं, वो हर रोज एक्सरसाइज करते हैं। वो हमारी तरह नहीं है, लेजी नहीं है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग लेजी लेजी करते हैं, कल करूंगा कल करूंगा। ये जो बाहर वेस्टर्न कंट्रीज है, वहाँ पे ये स्कूली शिक्षा भी दी जाती है बहुत सारा, मतलब बच्चों से बड़ों तक एक्सरसाइज का महत्व उनको पता है, उनका एजुकेशन बहुत अच्छा है। तो इस वजह से उन वहाँ पे ऐसा कुछ इन्फेक्शन फैला ही नहीं। जो भी म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन है वो वहाँ पे फैला ही नहीं। हमारे यहाँ पे फैलने की यही ज्यादा चीज है कि हम स्वच्छता को इतना इम्पोर्टेंस दे ही नहीं रहे। अगर कुछ बोल दिया है तो उसके ऊपर ऐसे ही रवैया रखते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो ये सब करना नहीं है। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और कोरोना के बाद तो पेशेंट ने 3 महीने खाना एंड मेडिसिन इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते ही रहना है। उसके बाद म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में तो इतना इंफॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा है। और कुछ होगा तो मुझे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, मैं आंसर देने के लिए रेडी हूँ। होम्योपैथी का पार्ट बाकी है, वो मैं थोड़ी देर में बोलूंगा। हेलो। अ, हाँ डॉक्टर मोहन, एक मतलब जैसे आपने मेंशन तो किया है, लेकिन अभी बहुत सारे फोन्स आ रहे पोस्ट कोविड के, ओके, पेन है या रिकरेंस ऑफ ठीक है ठीक है। फीवर है, हम्म, रिकरेंस ऑफ फीवर है। तो हम्म, खाली एक थोड़ा सा जो पोस्ट कोविड पेन है और उसका डायरेक्ट जो रिलेशनशिप लोगों के माइंड में है कि ये हम्म, म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है, तो हम्म, उसको क्लिनिकली मतलब सिम्टोमेटिकली हमको कैसे डिवाइड करना है, सो दैट लोग अपने आप से समझ सके कि ओके ये पोस्ट कोविड रिकवरी फेज है और हम्म, म्यूकरमाइकोसिस नहीं है। तो हम्म, इसके लिए अगर कुछ डायरेक्ट गाइडलाइंस, मतलब जैसे रेडनेस ऑफ फेस है या नोज में डिस्चार्ज है या ड्राइनेस है या राइट। ऐसे कुछ अगर आप क्लिनिकली बता पाए तो लोग थोड़ा क्लियर रहेंगे, ऐसे मुझे लगता है। क्लिनिकली नहीं, मैं जनरल जनरल लोगों को बोलूंगा। हम्म। अगर
आप कोविड से ग्रस्त हो तो आप पहले जांच करें आपकी शुगर कैसी है, क्योंकि ये जनरल लोगों को होने वाला डिसीज नहीं है। ये तभी होता है जब भी आपका शुगर अनकंट्रोल्ड है। अनकंट्रोल्ड मीन्स हमेशा वो अप्स एंड डाउन्स में रहता है। नॉर्मल अगर आपका शुगर है, जो भी नॉर्मल शुगर की रेंज जो होती है, फास्टिंग शुगर 110 के अंदर होना चाहिए, 70 to 110, एंड आफ्टर लंच पोस्ट प्रैंडियल बोलते हैं उसको, मतलब 2 घंटे के बाद खाने के वो 140 के नीचे होनी चाहिए। अगर ये आप मेंटेन रखते हो तो आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिनका अनकंट्रोल डायबिटीज, जो अनदर किसी डिसीज से अगर वो ग्रसित है तो उनको ही ये होने के चांसेस है। नॉर्मल अगर बंदा मतलब पर्सन है तो उसको ये होने की चांसेस बिल्कुल नहीं ही है और होता भी नहीं है। अगर जो भी पेशेंट है, अगर वो 20 दिनों से ज्यादा हॉस्पिटलाइज है, जिसको ऑक्सीजन 15 दिनों से ऊपर चल रहा है, उनमें ये इन्फेक्शन हो सकता है। पर वो भी अभी मतलब उसके बारे में भी रिसर्च नहीं आए, इसलिए वो हम सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं कि जो भी हॉस्पिटल जो भी मशीनरीज यूज होते हैं, जो भी ट्यूब्स यूज होते हैं, उसकी वजह से वो अगर ट्यूब्स आप में यूज हुआ है वो भी इल फिटेड होता है, मतलब जिसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। एक पेशेंट का ट्यूब, बहुत सारे केसेस में पैंडेमिक में ऐसा हुआ, बहुत सारे पेशेंट आए तो कभी कभी स्टाफ ने कभी अनदेखी कर दी हो, वही ट्यूब अगर लगा दिया हो, उन्हीं केसेस में ये होने के चांसेस है। तो नॉर्मल पर्सन ने बहुत घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, फिर भी मैं सिम्टम्स के लिए बता दूं, सबसे पहले आपको चेहरे में दर्द हो सकता है। चेहरे में मतलब आपके आंखों के नीचे, आपके नाक पे, नाक के ऊपर या नाक के अंदर, नॉस्ट्रिल्स भी आपके कभी कभी सूजन आ सकती है, नॉस्ट्रिल्स। उसके बाद आपको बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, हेडेक वो भी फ्रंटल रीजन में, फ्रंटल मतलब आपके कपाल, कपाल के पीछे, अगर वो हेडेक हो रहा है और थोड़ा थोड़ा बुखार भी आ रहा है तो आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचें कि ये म्यूकरमाइकोसिस है अगर आपका सब नॉर्मल है। जो भी एबनॉर्मल पेशेंट है, एबनॉर्मल मीन्स जिनकी इम्यूनिटी कम है, और इम्यूनिटी कम होने के कारण जो भी मैंने बताया है, डायबिटीज एंड ऑल दैट, अगर वैसा कुछ है तो ही होने की संभावना है, नहीं तो ये हो ही नहीं सकता। ओके, तो नॉर्मल पर्सन ने बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। शुगर बहुत अप डाउन हुए तो उन्होंने ही आपके ईएनटी सर्जन, और डॉक्टर भी आपको ईएनटी सर्जन के पास ही जाना है। नाक, कान, गसा, ये जो डॉक्टर्स होते हैं इनको ही इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से पता होता है। तो अगर जनरल डॉक्टर नहीं अवेलेबल है या जनरल डॉक्टर के पास भीड़ है तो आप डेफिनेटली उस विशेष के जो तज्ञ होते हैं, जैसे भी ईएनटी सर्जन बोल रहा हूँ, उनके पास जाना चाहिए और आपको जो भी हो सकता है वो ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। और डरना नहीं है, 6 दिन के कोर्स में आपको ठीक बहुत सारा मतलब आराम तो हो ही जाता है। और बहुत कम केसेस में ही ये फंगस मतलब सर्जरी करनी पड़ती है। और सर्जरी करने ट्रीटमेंट के बारे में बताता हूँ। ट्रीटमेंट के लिए आपको सर्जन सर्जन के पास सर्जरी भी करनी पड़ सकती है किसी केसेस में, और जहाँ पे खून पहुँचता है वो दवाई के साथ भी ठीक हो जाता है, जो दवाई हम इंट्रावेनसली ले सकते हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल लोगों ने बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, उनको नहीं हो सकता है। 90%, 95% तो चांस ही नहीं है होगा। अगर होता है तो बहुत रेयर केसेस में होता है, और हमारे यहाँ पे नहीं हो रहा है, इतना डरने की जरूरत नहीं। सिर्फ जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट है उनका केयर वो कर रहे हैं। तो आपको पोस्ट कोविड हुआ है तो आप, अगर पोस्ट कोविड होता भी है, मतलब जनरल हेडेक एंड ऑल दैट, फीवर आ सकता है, हेडेक आ सकता है, ये 3-3 महीने तक चल सकता है, तो उसको डरने की जरूरत नहीं है। सबसे शुरुआती में अगर आपको आंख से पानी आना शुरू होता है और चेहरे में कुछ दुखना शुरू होता है तो ही आपको डॉक्टर की सलाह लेनी जरूरी है। नहीं तो ऐसा कुछ खास नहीं है कि आपको डॉक्टर के पास ही जाना है। आप जनरल आपके फिजिशियन जो होते हैं, आपको जिसने आपका कोविड ठीक किया, उनको दिखा के आप कंफर्म कर सकते हो। ओके। हाँ सर। सर हे व्हॅक्सिनेशन बद्दल विचारतोय ओके. की व्हॅक्सिन आपण घेतलं पाहिजे का की नाही घेतलं पाहिजे, हे किंवा कोणतं घेतलं पाहिजे याच्याबद्दल ओके, थोडं सांगितलं तर बरं. वॅक्सिन सध्या तरी जे पण अवेलेबल आहे ते घेऊन टाका.
असं नाहीये का घेतलं पाहिजे नाही घेतलं पाहिजे. होमिओपॅथीमध्ये तर नाही सांगत आहे घ्यायचं, होमिओपॅथी डॉक्टर नाही सांगत आहे. ऍक्च्युली होमिओपॅथी डॉक्टरनी जरी नाही सांगितलंय तरी मी सांगेल की जो पण वैक्सीन, हेलो, हाँ, जो भी वैक्सीन लेने वाला पर्सन है उसको मानसिक समाधान तो मिलेगा कि हमने वैक्सीन लिया है, मुझे कोरोना होने के चांसेस बहुत कम है. तो मानसिक समाधान एंड ऑल दैट, वैक्सीन लेने के बाद जो भी होता है वो उस पर रिसर्च तो चल रहा है, इसलिए आप वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है. ये तो मैं कहूंगा ही कहूंगा. आपको नहीं लेना है ऐसा नहीं है. और कौन सा लेना है, कौन से में अभी शायद 2 वैक्सीन है इंडिया के, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, राइट. हाँ. तो आपको जो भी मिलता है वो ले लेना है. तो कोविशील्ड अगर लेते हो आप तो आपको पहला डोज तो ले लेना है, उसके बाद दूसरा डोज के लिए 3 या 4 महीने आपको वेट करना है. तो पहले डोज से भी बहुत अच्छी तरह से इम्यूनिटी 15 दिन के बाद आ जाती है. एंड कोवैक्सीन का भी शायद से पहला डोज के बाद 28 या 45 डेज में आपको लेना ही लेना है. उसके बाद जो भी स्पुतनिक भी जो भी रशियन वैक्सीन है उसके भी 2 शॉट्स है. पहला आपको लेना है और दूसरा 28 या 45 डेज में लेना है. पर उसके बारे में अभी जानकारी तो नहीं दिया है गवर्नमेंट ने, उसके बारे में नहीं, पर हम 2 डोज तो है हमारे पास, तो वो ले सकते हो. और आने वाले महीने में भी अराउंड अबाउट 5 या 6 वैक्सीन इंडिया में आने वाले हैं. 3 कंपनी तो इंडियन ही है, वो बना रहे हैं. तो वो आप कोई सा भी ले सकते हो. अगर भीड़ नहीं है तो वहां जाके आपने तुरंत वैक्सीन करवाना है. भीड़ है तो बिल्कुल मत जाओ, जब भी आपका नंबर आएगा तभी शांति से जाना, डरने की जरूरत नहीं है. वैक्सीन दो, वैक्सीन नहीं लेना ऐसे अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है कि वैक्सीन न लेने के कुछ मतलब फायदे हो रहे. वैक्सीन लेने से अभी उदाहरण है हमारे पास अमेरिका, उन्होंने तो वैक्सीन दे के सबको मास्क विदाउट मास्क रहने के गवर्नमेंट ने सर्कुलर भी जारी कर दिया है. तो वो वैक्सीन के दम पे ही है. हाँ, वैक्सीन तो मेडिसिन नहीं है, पर इससे चांसेस कम हो रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वैक्सीन दो. सर आता अपन वैक्सीन तो ले रहे हैं, पर वैक्सीन लेने के बाद भी जो है ना ये सिम्टम्स आना और फिर बाद में फिर होना ये भी शुरू है. इसीलिए मुझे लग रहा है, इसीलिए मैंने पूछा आपको. नहीं, जो भी वैक्सीन आप ले रहे हो ना, वैक्सीन के 2-3 दिन तो आपको सिम्टम आ सकते हैं क्योंकि वो इम्यूनिटी तैयार होती है. हम डिसीज हमारे जो भी डिसीज फैक्टर है जिससे डिसीज होता है या जिससे इन्फेक्शन बढ़ता है, वो फैक्टर अगर हम कौन से भी रूप में हमारे बॉडी में इंसर्ट करेंगे या बॉडी में डालेंगे तो उसके वजह से आपको कुछ ना कुछ सिम्टम तो आना ही है. आपकी इम्यून सिस्टम का वो रिप्लाई है, इसलिए आपको 2-3 दिन फीवर आ सकता है. हाँ, उसके ज्यादा अगर आप इन्फेक्ट हो रहे हो तो वैक्सीन तो हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं ना कि वैक्सीन लेने के बाद आपको होगा ही नहीं. वैक्सीन लेने से सिर्फ इतना होता है कि आप 70-80% इम्यून होते हो न होने के लिए, और वो भी कभी 15 दिन के बाद, मतलब 15 से दिन के बाद आपको 70% तक इम्यूनिटी आ जाती है. और उसके बाद भी अगर होता है तो वो 30% तो चांस है ही कि हो सकता है. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप भीड़ में मत जाओ. अगर आपका नंबर आएगा जहाँ पे भीड़ नहीं होगी वो सेंटर पे जाके आप इंजेक्शन लगवा सकते ओके सर, थँक्यू. युट्यूबवर एक प्रश्न आहे सर. हो. बोला. तो प्रश्न असा आहे की बीपी असणाऱ्या रुग्णांसाठी काय सूचना सांगाल सर, असा प्रश्न आहे. राइट, ओके. ज्यांना पण जो भी पेशेंट हाइपरटेंसिव है, मतलब जिनको बीपी की तकलीफ है, जिनको कभी भी मतलब डॉक्टर ने बताया, कभी चेक करने गए, जनरली चेकअप करने गए और उनको बीपी आया, उसके बाद पेशेंट्स ने बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि उसका डाइट मेंटेन रहे. और उसके बाद जो भी उनकी बीपी की दवाई है, ऐसे पैंडेमिक सिचुएशन में वो डॉक्टर की सलाह के बिना अपनी दवाई बंद मत करें कि दवाई से बीपी कम हो रहा है. उसके बाद मैं दवाई कम करके देखता हूँ मेरा बीपी कितना, अभी तो 110 100 या 110 के बीच में है, मैं दवाई बंद करता हूँ. ऐसा आपने नहीं करना चाहिए. जब तक डॉक्टर ना कहे डॉक्टर या आपकी जो भी फिजिशियन है वो आपको जब तक नहीं बोलते तब तक आपने आपकी बीपी की गोली या बीपी की दवाई बंद नहीं करनी. और उसके साथ आपने बहुत ज्यादा डाइट पे ध्यान देना चाहिए. डाइट में आपने जो भी मतलब सॉल्ट एंड ऑयल ये तो आपने बंद ही करना है. बहुत ज्यादा मतलब उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना है कि टेस्ट एंड ऑल दैट. जिनको भी बीपी की तकलीफ है उन्होंने सॉल्ट कम करना है डाइट से.
और हो सके तो आपका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रखिए, हर 2 या 3 महीने में आपका कोलेस्ट्रॉल जांच करते रहे, ओके। और गोली कभी बंद नहीं करें जब तक आपके फिजिशियन बोलते नहीं है तब तक। हेलो सर, मेरा एक सवाल है। हेलो, बोलिए। हाँ हेलो, हाँ बोल। सर प्रेजेंटली आई एम 47. Okay. On last February 25th I was one minute, just hold on. तेजदम्मा, जरा बाकीच्यांना just mute other people. Okay. Should हा, ज्यांचा प्रश्न होता त्यांनी विचारा. हाँ तर सर प्रेझेंटली हॅलो, बोला. बोला, मैं ऐकू येतंय. क्वेश्चन, हाँ प्रश्न विचारू मैं सवाल पूछ सकता हूँ सर? पूछ सकते हैं. हेलो, डेफिनेटली. सर प्रेजेंटली मैं 47 ईयर्स एज का हूँ. लास्ट फरवरी 25th को मैं कोविड पॉजिटिव आया था. अभी 25th मेरे को उसको 3 महीने पूरे हो जाएंगे सर. अभी मैं खुद को ऑब्जर्व करता हूँ तो कभी मुझे लेफ्ट राइट साइड में लैटरली उससे थोड़ा चेस्ट में पेन होता है, लेकिन पोस्ट कोविड मैंने चेस्ट एक्सरे किया था तो वो पूरा नॉर्मल आया था. सर दूसरी बात ऐसी है कि मुझे टूथ में भी प्रॉब्लम है, कैविटीज है, उसके वजह से मुझे 1 साल पहले रूट कैनल करने के लिए बताया था, लेकिन कोविड की वजह से मैंने उसे अवॉइड किया. उसके बाद मुझे स्पेक्स भी है और लास्ट 1 साल से मैंने उसका कुछ फॉलोअप नहीं लिया. ऑप्टिमिस्ट के पास नहीं गया चश्मा चेंज करने के लिए. तो सर अभी मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है कि सोकर उठने के बाद कभी कभी आंखों में से थोडे पार्टिकल्स आते हैं, ज्यांना आपण मराठीत चिपोड म्हणतो, पण तो एक्झॅक्टली चिपोड नसतो, छोटे छोटे पार्टिकल्स असतात. आणि थोडंसं मला सर्दी देखील एकदम वर्षभरच असते, सर्दीचा प्रॉब्लेम आहे. त्याच्यामुळे मी पॉइंट आउट करू शकत नाही ते म्युकरमायकोसिस आहे की काय म्हणून. तर याबद्दल काही मार्गदर्शन कराल का? हो, डेफिनेटली. आपको ये जो भी तकलीफ हो रही है वो 3 महीने से लगातार हो रही है? नहीं, अभी 3 महीने से लगातार नहीं, अभी ये 7-8 दिनों में. 7-8 दिन हो रहे हैं. हाँ. मुझे नहीं लगता है म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है, क्योंकि म्यूकोरमाइकोसिस अगर होता है तो इन्फेक्शन इतने धीरे धीरे नहीं होता है. इन्फेक्शन बहुत जोर से, आपको बहुत जल्दी से इन्फेक्शन होगा और कंटिन्यूसली तुरंत ये लंग्स में भी नहीं जा सकता है इन्फेक्शन. तो पहले ये आपके अपर रेस्पिरेटरी, मतलब जो भी आपके नाक और जो भी ओरोफेरेंजियल रूट है, जो भी जहाँ से हवा हमारे फेफड़ों में जाती है, उसको इन्फेक्ट करेगा. उसके बाद ही ये लंग्स में जाने के चांसेस है. और जो भी आपने बोला आंखों के बारे में, जो भी वो शायद से मे भी आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को देख के आपने आपका नंबर चेक करना चाहिए, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है. हाँ आंखों का. सर एक्चुअली ये इतने में लवंग खाने का जो सिलसिला तो थोड़ा ज्यादा हो गया था. एक दिन रात को मैंने मुंह में लवंग रखकर सर सो गया था, तो उस वजह से शायद मेरे लेफ्ट साइड के चीक में थोड़ा उस दिन पेन हो रहा था, और उसी दिन के बाद से मैंने ऑब्जर्व किया कि ये चेंजेस मेरे में आ रहे हैं. मे बी वो नर्व पेन रहेगा. अगर आप रात भर ऐसा कुछ रख के सो जाओगे तो मे बी चांसेस है वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है या कुछ इंजुरी हो सकती है. तो वो नर्व के पास अगर इंजुरी होती है तो आपको डेफिनेटली ये मे बी टूथ, जो भी आपका टूथ का कंप्लेंट है उसकी वजह से भी लेफ्ट साइड पेन हो सकता है. सर एक सवाल उसमें साथ ही ये है, सर अगर हम वैक्सीन लेते हैं तो उसका प्रेगनेंसी के ऊपर कोई प्रॉब्लम होता है या नहीं होता है? प्रेगनेंसी के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होता. प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए वैक्सीन या आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम होता है? अच्छा अच्छा. हेलो, थैंक यू सो मच. हेलो थैंक हेलो यू. हेलो 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 हेलो. हाँ, प्रेगनेंसी के बारे में बोलूंगा मैं. तो प्रेग्नेंट मदर्स को वैक्सीन देना है या नहीं, ये तो अभी गाइडलाइंस में नहीं है. जिस दिन होगा तो गवर्नमेंट बता देंगी. और अभी तक तो उन्होंने प्रेग्नेंट महिलाओं को देने के लिए कुछ मतलब ऐसे रिसर्च नहीं हुआ है. और प्रेगनेंसी न होना वगैरह वगैरह ऐसा तो नहीं हो सकता वैक्सीन की वजह से. सर राखी नाईक का एक सवाल है, हैंड रेज है, वो भी कुछ पूछना चाहती है. राखी नाईक पूछिए, आप अनम्यूट करके खुद को. एक प्रश्न विचारायचं होतं सर. म्हणजे बघा मी म्हणजे अलर्जिक पेशंट आहो. अलर्जिक म्हणजे सायनोसायटिस वगैरे याची औषधी मी 2-1 वर्षापासून होमिओपॅथीचीच करत आहो. आता माझ्या डॉक्टरने R84 सजेस्ट केलं आहे.
ओके तर ते घेत आहोत. तर मला म्हणजे बरेचसे रुमर्स आहेत किंवा तुम्ही असं सायनोसायटिस आहे किंवा ॲलर्जिक आहे तर तुम्ही एसी मध्ये राहू शकत नाही किंवा झोपू शकत नाही किंवा वापरायचंच नाही. तर याबद्दल काही सजेशन सर? नहीं, तैसा कहीं नहीं है मतलब ऐसा कुछ डरने की जरूरत नहीं है उसमें भी. अगर आप होम्योपैथी दवाई पहले से ले रहे हो तो और आपको एलर्जी भी हो तो आपको ऐसे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है. ओके. और एक और क्वेश्चन था सर मेरा अभी अभी राखी राखी हॅलो. हो मी राखी हजबंड बोलत आहो. आम्ही दोघेही आहो. आम्ही विथ फॅमिली ऐकतो हा प्रोग्राम. म्हणजे जेव्हाही तुम्ही विथ फॅमिली ऐकतो आणि आहिरे सरांचं तर आम्ही हमखास ऐकतो. त्यांची सांगण्याची पद्धत म्हणजे एकदम डोक्यात जाते. ओके, प्रश्न विचारा सर. सॉरी, प्रश्न विचारा, बाकीच्यांना पण विचारू द्या आणि वेळेचं पण एक बघूया आपण. विचारा प्रश्न, डायरेक्ट प्रश्न विचारा. हॅलो 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 डॉक्टर आहिरे सर. बोला ना. हॅलो. हे जे जितकेही प्रॉब्लेम्स येत आहेत हे पोस्ट वॅक्सिनेशन होत आहेत तर त्याबद्दल काय सांगायचं सर? काय म्हणता आता जे रुमर येत आहेत, जे रुमर्स येत आहेत ना सर आता की वॅक्सिन घेतल्यावर जे वॅक्सिनेशन प्रॉब्लेम म्युटंट वगैरे किंवा खूप जास्त लिथल आहे हा व्हायरस, कारण आम्ही खूप कन्फ्युज झालो होतो. रुमर्स काय आहेत? हे नाही का आता जे ज्यांना नोबेल प्राइज वगैरे मिळालं त्यांनी सांगितलं की बा हे वॅक्सिनेशनचाच प्रकार म्हणजे कॉन्सिक्वेन्सेस आहेत की इतकी जास्त डेथ होत आहेत आता आणि जो व्हायरस आहे लिथल होत आहे. तर मग बरेचसे लोक कन्फ्युज झाले याबद्दल आणि आम्ही थोडं कन्फ्युज झालो कारण मी तर वॅक्सिन घेतलाय, माझ्या वाईफने नाही घेतलाय. तर म्हणजे तुम्ही स्ट्रॉंगली काय करा? नहीं, ये रूमर्स आहेत. याच्याविषयी काही मतलब इस बारे में आपको कुछ ज्यादा हेलो हा सर ऐकत आहोत. इको होतोय माझा. हा हॅलो. हे सगळे रूमर्सच आहेत. त्याच्याकडे जास्त मतलब उसके ये जो रूमर चल रहे हैं इनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. वैक्सीन के वजह से ऐसा कुछ होने वाला नहीं है. वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा आपको कितने दिन मतलब इम्यून रख सकती है? ज्यादा से ज्यादा 6 महीने. उसके बाद तो आप नॉर्मल आपकी लाइफस्टाइल मतलब शुरू ही है ना. तो वैक्सीन की वजह से ऐसा कुछ होने वाला तो नहीं है. जैसा भी मेडिकल रिसर्च बता रहा है जितना भी है वो डेड मतलब जो भी डेड वायरस है या इनएक्टिव वायरस है वो आपके बॉडी में जाता है, आप उस पर रिएक्ट करते हो. इतना ही वैक्सीन का काम है. इसके ऊपर कुछ भी नहीं होता है. ओके, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है. वैक्सीन की वजह से डेथ भी नहीं होती है. डेथ उन्हीं केसेस में होती है जिनको कुछ कोमॉर्बिड मतलब कुछ दूसरी कंडीशन चल रही है बॉडी में. हाँ, बहुत सारे वैक्सीन का जो भी रिसर्च डेटा है उसमें कुछ वैक्सीन में ऐसा आया है कि वो मतलब खून में गठने पैदा कर रही है. फिर वो भी इतना कम है कि लाख या 10,000 पेशेंट में सिर्फ 6 लोगों में वो देखा गया है. तो 10,000 में अगर 6 लोगों में ऐसा हो तो ये तो निग्लिजिबल ही मानेंगे हम, क्योंकि ऐसे बहुत सारी मेडिसिन है. जैसे आपका पैरासिटामोल है. पैरासिटामोल भी 10,000 लोगों को अगर एक बार में ही आप देते हो तो उसको भी मतलब 100 से 200 लोगों में आपको अलग सिम्टम या कुछ डेथ मतलब थोड़ा सा फेटल हो सकता है. तो ऐसे डरने की जरूरत नहीं है. वैक्सीन का काम इतना ही है आपके इम्यून सिस्टम को पता करके रखने का कि आपको ऐसा इन्फेक्शन अगर होता है इन केस फ्यूचर में तो आपको एंटीबॉडीज तैयार होना चाहिए. इतना ही वैक्सीन का मतलब रोल है. उसके बाद कुछ भी रोल नहीं है वैक्सीन का. वैक्सीन से ज्यादा तो स्टेरॉइड से लोग मर रहे हैं, राइट. तो आपको वैक्सीन लेना है. ज्यादा कुछ मतलब वेबसाइट या ऑनलाइन क्या सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है उस पर ध्यान मत दो. आप जाके वैक्सीन ले लो, क्योंकि हमारा देश हमारे यहाँ पे इतना मतलब इतना क्राउडेड देश है. 140 करोड़ लोग हैं. उसमें एक वैक्सीन की वजह से बहुत सारे सिम्टम आ भी सकते हैं. मतलब किसी को अगर होता है तो बहुत सारे लोगों में वो रूमर फैल जाता है. तो उसकी तरफ ध्यान मत दो. आपको कुछ नहीं होगा. आप हेल्दी हो, आप दवाई लो, वैक्सीन लो और ठीक से रहो. कुछ होता नहीं.
और वैक्सीन आपकी मर्जी पे है, आपको अमेरिकन लेना है, स्पुतनिक के लिए रोकना है या इंडियन लेना है, सब वैक्सीन सेम ही काम करती है। तो जो भी वैक्सीन होता है वो ले लें। हाँ, और लेते समय ध्यान रखना कि आप भीड़ में मत जाओ और वैक्सीन ले लिया ये सबको बता के मत बैठो। वैक्सीन लिया, तुरंत काम हुआ, घर पे जाओ, आराम करो। 3 दिन आराम करना है, जो दवाई दिया है वो लेना है, बाकी कुछ नहीं है। और उसके बाद भी 15 या 20 दिन आपको केयर ज्यादा करनी है। 20 दिन के बाद तो आप में 70% इम्यूनिटी तैयार हो ही जाती, तो उतना तो आपको मानसिक समाधान तो मिल जाता है, राइट? ओके, अभी इसके बाद है पद्ममित्र नाम के व्यक्ति का हाथ रेज है। पद्ममित्र जी आप सवाल करिए। यस सर, डॉक्टर आयरे सर। बोलिए। अभी मेरा 75 ईयर चल रहा है और मुझे बीपी और शुगर दोनों भी चलते हैं अभी। वो बीपी 4 दिन पहले मैं वैक्सीन लिया अभी, कोविड वैक्सीन लिया मैं, कोशिश। राइट। तो उस दिन बीपी का तपासने गए तो 175/90 आया था। ओके। और शुगर फास्टिंग 90 और पोस्ट मील 140 आया। और मेरा अभी ऑक्सीजन लेवल 98 चल रहा है। ओके। और पल्स रेट 98 है। ओके। और इस वक्त में मैं कैसा बर्ताव करना चाहिए इसको लेके? वैक्सीन तो ले लिया मैंने। वैक्सीन ले लिया, आप आराम से रहो, ज्यादा चिंता मत करो, कुछ नहीं होता है, होने चिंता नहीं वाला नहीं है। क्योंकि आप सब सिर्फ आपका बीपी मेजर करते रहिए, हर दिन मेजर करिए। आपके जो पास में जो भी फिजिशियन या डॉक्टर होंगे उनके पास जाके सिर्फ आप बीपी चेक करिए। अगर वो घर पे आते हैं तो उनसे सिर्फ बीपी चेक करवा लेना, सिर्फ बीपी की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि आपकी शुगर तो नॉर्मल है। तो वैक्सीन से 3-4 दिन आपको दिक्कत हो सकती है, कुछ जरूरी नहीं है, आप डरने की भी जरूरी नहीं है और कुछ ज्यादा मेडिकेशन करने की भी जरूरत है। सिर्फ जो भी उन्होंने पैरासीटामोल दिया होगा, तो अगर बुखार आता है, बॉडी एक होता है, तो उतना लेना, वो भी आपके डॉक्टर के सलाह से लेना है। ओके, थैंक यू। ओके, थर्ड क्वेश्चन है पूनम भगत। राइट, बोलिए पूनम भगत जी, अनम्यूट करिए। यस, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर मुझे 3 अप्रैल को फीवर आया था, तो उसी दिन से मेरी कमर में बहुत दर्द है जो अभी तक ठीक नहीं हुआ। और उसके बाद मैंने चेक भी किया था तो मुझे कोविड पॉजिटिव आई थी, मैं और मेरी पूरी फैमिली। और फीवर आने के बाद चेक हमने 12 अप्रैल को किया था। तो 12 अप्रैल को मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा आया था, लेकिन हमारी रिपोर्ट 16 को आई, तो उससे हमें पता चला कि हम पॉजिटिव है। तब से हमने ट्रीटमेंट भी लिया और ठीक थी, लेकिन मेरा फर्स्ट डे से ही अभी तक कमर का दर्द नहीं जा रहा, बहुत ज्यादा है। और मैं कंटिन्यू होम्योपैथी की मेडिसिन ले रही हूँ, चेंज भी किए, और अभी 8 दिन हो गए हैं सर। तो मुझे सर्दी और खांसी भी है थोड़ी थोड़ी। तो खास सर्दी की वजह से मेरे नाक में बहुत दर्द हो रहा है, फोरहेड में बहुत दर्द हो रहा है। तो ये मुझे फिर से चेक करवाना है या क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो कम नहीं हो रहा है। कम से कम 8 दिन तो हो गए मुझे हो रहा है। आपको शुगर है? नो सर, मुझे कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कुछ थायराइड है। थायराइड का दिक्कत है, तो फिर भी अगर थायराइड है, फिर भी आपने आपके डॉक्टर के पास जाके फिर से चेक करवाओ, क्योंकि आपको 3 अप्रैल को फीवर हुआ था, फीवर आया था, और आपने आपकी टेस्ट पॉजिटिव 16 अप्रैल को आई। यस, राइट। तो 3 से 16 तक तो आपका इन्फेक्शन तो निकल गया। अगर 3 अप्रैल को अगर आपको इन्फेक्शन होता है और 12 को आपने टेस्ट करवाया, 3 से 12 तक आप फीवर ही था या कुछ नहीं था? नहीं, फीवर एक ही टाइम आया था, सिर्फ सैटरडे को, मतलब 3 तारीख को। उसके बाद मैंने डोलो खाई तो पसीने के थ्रू फीवर चला गया, लेकिन सब लोग बोल रहे थे टेस्ट करवाओ, इसलिए मैंने टेस्ट करवाया। और 4-5 दिन के बाद मेरा ऐसा हुआ कि टेस्ट और स्मेल दोनों भी चला गया था। लेकिन जब मैं टेस्ट करवा के आई, उसके बाद घर आने के बाद मुझे स्मेल भी आया और टेस्ट भी आ रहा था उसी दिन से। तो जब मेरी रिपोर्ट 16 तारीख को आई, तब मैंने डॉक्टर को बताया, तो उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन नहीं दी, सिर्फ बोला विटामिन की 1-2 गोलियां दी थी और ORS दिया था। बोले ठीक है, अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो तब तक इन्फेक्ट खत्म हो गया था, इफेक्ट खत्म हो गया। यस, राइट। तो अगर आपको कुछ बीमारी नहीं है और ये सर्दी खांसी हो रही है, मे बी वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, जो भी वातावरण चेंजेस की वजह से हुआ होगा, तो मे बी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको
मतलब इन्फेक्शन वापस होगा या इन्फेक्शन म्यूकरमाइकोसिस का होगा, ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो आपने सिर्फ होम्योपैथी दवाई जो भी चल रही है उन डॉक्टर को फिर से मिलो, जब तक ठीक नहीं होती उन डॉक्टर के पास ही रहना, वो डॉक्टर बराबर आपको ठीक कर सकते हैं क्योंकि उनको आपकी हिस्ट्री पता है। ओके, तो वही डॉक्टर को अगर आपने बार बार बोला तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको ठीक कर सकते हैं। यस, ओके। और एक ये सवाल था कि हम लोग अगर वैक्सीन लेना चाहे तो कितने दिन के बाद ले सकते हैं? अगर आपको कोरोना हो गया है, आपके एंटीबॉडीज, एक बार मैं कहूँगा आप एंटीबॉडी टेस्ट करवा लो। अगर एंटीबॉडी है तो आपको 3 महीने कुछ करने की जरूरत नहीं है। 3 महीने के बाद ही आपको वैक्सीन लेना है तो ले सकते हो। और एक सवाल, अगर सर्दी खांसी या कोई और मतलब बीमारी है और दवाइयाँ चालू है किडनी वगैरह की, तो वैक्सीन ले सकते हैं या नहीं ले सकते? ले सकते हो, डेफिनेटली ले सकते हो। क्योंकि मेरी मदर है तो उनको अभी सर्दी भी है, थोड़ी सी खांसी है, सर्दी तो नहीं है, लेकिन उनको किडनी वगैरह की दवाइयाँ चालू है, वो एडमिट थी लास्ट दिसंबर में। तो अभी उनको जाना है वैक्सीन के लिए, तो वही सवाल था, क्वेश्चन कि वो ले सकते कि नहीं, क्योंकि कोई कोई बोल रहा है कि कुछ भी सर्दी खांसी भी रही तो वैक्सीन नहीं ले सकते। नहीं, अगर उनको हमेशा सर्दी खांसी है, एलर्जी सर्दी खांसी है तो वो ले सकते हैं, पर मैं तो कहूँगा अगर उनको वैक्सीन लेना है तो उनको पहले RT-PCR टेस्ट करवा के लेना। अगर RT-PCR नेगेटिव आता है तो ही वैक्सीन के लिए जाओ, अगर पॉजिटिव आता है तो रुक जाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो वैक्सीनेशन के बाद पॉजिटिव आते हैं वो पहले से ही इन्फेक्ट होते हैं, उसके बाद वो वैक्सीन लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों में ये देखा गया है कि आज मुझे थोड़ा बॉडी हो रहा है, जो भी मतलब हमारे जो भी ग्रामीण भाग में जो भी लोग रहते हैं उनको बहुत सारी ऐसी शिकायतें, थोड़े आज हाथ पैर दुख रहे हैं, उसी दिन जाके वैक्सीन ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, जो भी पीछे हुआ। तो उस वजह से उनको बाद में इन्फेक्शन बढ़ जाता है और उसके बाद उनको दिक्कत चालू होता है। और उसके बाद आपने जैसा बताया आपको 3 महीने पहले मतलब 3 अप्रैल को इन्फेक्शन हुआ था, तो तभी से 28 डेज के बाद मतलब साधारण लगभग 3 महीने के बाद आपको एंटीबॉडीज, हाईएस्ट एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में तैयार हो जाती है। तो उन दिनों में आपने एंटीबॉडी टेस्ट कर लेना चाहिए था, पर अभी नहीं किया है तो 3 महीने रुको और 3 महीने के बाद वैक्सीन लो, क्योंकि हम जो भी वैक्सीन लेने वाले हो बाहर से डिसीज अंदर डालने वाले हैं। जो हमारे जो एंटीबॉडीज होते हैं, जो भी आपके बॉडी ने तैयार किए हैं, वो उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। लगभग मैं तो ये कहूँगा बहुत सारे लोगों में जिनको कोरोना हो चुका है, जिनको मतलब जिनमें एंटीबॉडीज तैयार हो चुके हैं, उनको वैक्सीनेशन की भी जरूरत नहीं है। ये ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं है, पर ऐसा देखा गया है बहुत सारे लोगों में जिनको वैक्सीन मतलब पिछले बार कोरोना हुआ था, उनको इस बार बहुत सारे लोगों को बहुत कम इन्फेक्शन हुआ है या उनको इन्फेक्शन हुआ ही नहीं। तो उन्होंने भी अगर कोरोना होता है तो 3-4 महीने रुक के आपने वैक्सीन ले लिया तो भी चलेगा, नहीं लिया तो उनकी एंटीबॉडीज काम कर ही रही। तो जब भी वैक्सीन का टाइम आएगा तभी वैक्सीन लो, डर के घाई गर्दी में जाके वैक्सीन मत लो। ओके सर। सर एक्चुअली और एक वैक्सीनेशन से लेकर सवाल है, स्वाति थुल पूछती है कि वैक्सीन से इन्फेक्शन हो सकता है क्या? वैक्सीन से इन्फेक्शन हो सकता है क्या? नहीं, वैक्सीन से इन्फेक्शन नहीं होता है। वैक्सीन से, क्योंकि हम इनएक्टिव वैक्सीन बॉडी के अंदर डालते हैं, वो एक्टिव नहीं होता है, वो वीक फॉर्म ऑफ डिसीज होता है, तो उससे इन्फेक्शन नहीं होता है। वो सिर्फ मिमिक करता है कि अगर मतलब उसका उदाहरण देना मैं बोलूंगा आपको, अगर हर रोज मैं डंडे से मारूंगा तो अगर बड़ा डंडा से आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, वैसा ही वैक्सीनेशन का मतलब इफेक्ट होता है। वो सिर्फ रोज बॉडी को पता करना होता है कि आपको अगर आगे ऐसा कुछ इन्फेक्शन होता है तो आपने कुछ एंटीबॉडीज तैयार करनी चाहिए, सिर्फ उतना ही रोल है वैक्सीन का। उसके ऊपर वैक्सीन कुछ नहीं करता और उससे इन्फेक्शन भी नहीं होता है और उससे डेथ होने के चांसेस भी नहीं। सो आई थिंक तेजधम्मा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपना टाइम हो रहे जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वैक्सीन के बारे में हमारी टीम अलग और एक लेक्चर्स लेगी, उस समय भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसे मैं आपको गुजारिश करती हूँ, और क्योंकि समय होते जा रहा है तो मैं हर्षा को बोलूंगी, और जो भी हमारा टीम
एक लास्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और हमारी टीम जो है आपके पास वो नामे आई है, फोन नंबर है, जो भी प्रश्न है वो उनसे भी उनके टाइम में कॉल करके आपका क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। आज के सेशन में टाइम समय का ध्यान रखते हुए मैं बोलना चाहती हूँ। सॉरी एंड थैंक यू। अभी 2 सवाल बचे हुए, एक अमृत सिद्धि का हैंड रेज है और दूसरा जो दिल्ली से है, ऐसे 2 हैंड रेज है। कर्मादित्य देहरादून से, तो क्या करें, कहिए। अमृत सिद्धि अनम्यूट करिए खुद को, और कर्मादित्य जी आप खुद को अनम्यूट करके बोलिए। जी 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 जी। ये 2 जन का हम ले लेंगे, फिर डॉक्टर हर्षा को कंक्लूड करने को बोलेंगे। हेलो। यस हेलो। हाँ मैं अमृत सिद्धि बोल रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ यस सर, मुझे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऐसा कुछ है क्या पता करना था। वो पहला डोज मेरा हो चुका है पिछले महीने में 7 अप्रैल को, और अभी सेकंड डोज मतलब 45 दिन के बाद लेने का, यानी 6 वीक्स वगैरह टाइम दिया था, तो वो 90 डेज का कुछ किया गया है, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन यानी किसी की तरफ सुना है। तो ऑथेंटिक क्या है सर? सेकंड डोज के लिए कितना गैप देके लेना चाहिए? ठीक, पहला डोज हो चुका है आपका? हाँ जी, 7 अप्रैल को। हाँ, तो रिसर्च से पता चला है 3 या 4 महीने तक आप डोज ले सकते हो, तो जरूरी नहीं है, ऐसा पता चल गया है। मतलब जो भी रिसर्च हुआ है वेस्टर्न कंट्रीज में, जो भी हमारे वैक्सीन है वो तो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, उसका इफेक्ट जो है वो 90 डेज तक बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब अच्छा रिजल्ट आ रहे हैं, इम्यूनिटी अच्छी बढ़ रही है। तो आप 90 डे के बाद या 85 टू 90 डेज में आप सेकेंड डोज ले सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो हेलो। हाँ आवाज आ रही? जी मैं देहरादून से बोल रहा। ओके। मैं पिछले महीने अप्रैल 17 तारीख से मुझे वैसे टाइफाइड हुआ था। मैंने दवा भी लिया, फिर बाद में कोविड भी हो गया, मैंने उसका भी इलाज किया, और अभी भी दवा ले रहा हूँ। तो मैंने 18 तारीख को मैंने सोचा 1 महीने हो गया अपना कोविड टेस्ट कराया था, तो फिर भी पॉजिटिव आया है, और वैसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस समय, थोड़ा वीकनेस सी है, लेकिन हमारी खराश जो है वो हल्की हल्की अभी कभी कभी खांसी वगैरह आ जाती है, बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए कुछ आप एडवाइज कर सकते हैं? डेफिनेटली, आपको कोविड हो गया है और आपका टेस्ट अभी भी पॉजिटिव आया है, आप बार बार टेस्ट मत कराओ। एक बार अगर कोविड पॉजिटिव आया तो 15 दिन के बाद वो तो इन्फेक्ट नहीं करता है दूसरों को, तो बार बार आरटीपीसीआर करके आपका टेस्ट का स्टेटस मत चेक करो। वो हो सकता है 3 महीने तक या 1.5 महीने से 3 महीने तक भी पॉजिटिव आ सकता है। ओके, क्योंकि हम कोविड वायरस नहीं ढूंढते टेस्ट में, हम सिर्फ मतलब चेन रिएक्शन ढूंढते। तो रिएक्शन ऐसे भी पॉजिटिव आ सकता है अगर डेथ वायरस, मतलब डेड वायरस अगर आपके बॉडी में है जो भी मर चुका है, और वो जो रिएक्शन है वो चालू रहती है, तो उसकी वजह से भी वो टेस्ट पॉजिटिव आ सकती है। ओके, ये हो गए पहले टेस्ट की बात। तो दूसरी जो बात है, जो आपने खांसी का जिक्र किया है, तो खांसी हो सकती है, जो भी आपके लंग्स है, लंग्स में इन्फेक्शन होने के बाद लंग्स को थोड़ा सा रिएक्शन देने की थोड़ी सी आदत लग चुकी होती है। जैसे कि हर सेल हमारे बॉडी में, हम जैसे सोचते हैं वैसे ही हर एक सेल हमारी बॉडी की वैसे ही उसको मेमोरी होती है, उसको भी वैसे ही एक्शन या रिएक्शन देने की आदत लग चुकी होती है। तो वो कुछ 1-1.5 महीने या 3 महीने तक हो सकता है, उसके बाद नहीं होता। अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप आपके डॉक्टर की सलाह बिल्कुल लें, या मैं बोलूंगा कि होमियोपैथी डॉक्टर। जी ठीक है, थैंक यू। ओके, तो इसके बाद मैं बोलूंगा होम्योपैथी के बारे में बताना रह गया था, जो भी हेलो नमस्कार, जय भीम। हेलो डॉक्टर, मुझे पूछना है, जो अभी ये बीमारी है वो छूने से होती है क्या, जैसे कोरोना है? म्यूकरमाइकोसिस ना? हाँ।
हाँ, म्यूकोरमाइकोसिस छूने से नहीं होता, इट इज नॉट ट्रांसफरेबल, मीन्स कोरोना की तरह वो ट्रांसफरेबल नहीं है, हवा से नहीं पहनते वगैरह वगैरह। उसके जो स्पोर्स होते हैं, जो भी अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनको ही होने के चांसेस है। अगर आप वो पेशेंट के पास जाते भी हो फिर भी आपको होने के चांसेस नहीं है। अच्छा अच्छा, थैंक यू। हॅलो 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 हॅलो, आवाज येतोय ना? हो येतोय. हा, तुम्ही सांगितलं की ते जे ह्याचे फंगस आहेत म्युकरमायकोसिस, ते बंद घरामध्ये आणि फ्रीज मध्ये होऊ शकतात, असू शकतात म्हणून. तर मार्च मध्ये माझ्या मुलाला कोरोना झाला होता, त्याला आम्ही इकडे पुण्याला बोलवून घेतलं. आता 2 महिने झाले ते घर तिकडे बंद आहे, फ्रीज पण बंद आहे, आणि आता त्यांना जायचंय. तर तिथे ते फंगस असतील किंवा नसतील हे कसं माहित पडायचं? असं चांगलं बंद घर नाही, जे पण आपण कोठडी असते जिथे कधीच हात लावलेला नसतो, तसं जुन्या आपल्या रेग्युलर घरात तर नसतं. आणि तशी भीती वाटत असेल तर आपण जो भी मतलब म्हणजे काय म्हणतो आपण, सॅनिटाईज वगैरे तेवढं करून घ्या, बाकी काही करायची गरज नाही. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक आहे. आणि हा, हे फंगस एवढं कॉमन आहे, ते आपल्या फ्लोअरवर पण असतं नॉर्मली. 2-3 दिवस जर आपण फ्लोअर नाही धुतलं नाही, तिथे पण ते फंगस वाढत असतं. त्यामुळे त्याच्यावर एवढं घालायची गरज नाहीये. फक्त एवढंच, तुमची इम्युनिटी कमी नका करू देऊ. आणि याच्याबद्दल मी होमिओपॅथी मेडिसिन बद्दल बोलतो. जे पण म्युकोरमायकोसिस आहे त्याच्यामध्ये होमिओपॅथी मेडिसिनचा पण चांगला रोल आहे. जे पण 5 या 6 दिनों की ट्रीटमेंट है, अगर वो ट्रीटमेंट में आप होम्योपैथी मेडिसिन भी शुरू करते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं और आपकी डेथ रेट कम होने का बहुत ज्यादा चांस है। तो होम्योपैथी मेडिसिन में जैसे आर्सेनिक एल्बम आपको पता ही है, वो तो इन केसेस में भी चलता है। उसके बाद फॉस्फोरस करके मेडिसिन आता है, वो भी चलता है। उसके बाद मर्क सॉल होता है, उसके बाद मर्क आयोड, ऐसे 4-5 मेडिसिन है जो हर केसेस में डॉक्टर की सलाह से लिए तो हर एक स्टेज में आपको म्यूकोरमाइकोसिस से बहुत अच्छी तरह से बाहर निकाल सकते हैं। तो होम्योपैथी जो भी रोल है इन सब केसेस में, कोरोना में भी बहुत अच्छा काम किया है होम्योपैथ डॉक्टर्स ने और होम्योपैथी मेडिसिन ने। उसके बाद म्यूकोरमाइकोसिस को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर रही है। और नॉर्मली आपकी इम्यून सिस्टम अगर कम है तो उन केसेस में भी आपको होम्योपैथी दवाई बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है, जैसे कि डायबिटीज हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, ये भी चीजें होम्योपैथी से बहुत अच्छी तरह से मतलब काम करती है। और आपकी जो भी डायबिटीज की रेगुलर गोली है उसके साथ आप होम्योपैथी की दवा ले सकते हो। हाइपरटेंशन की जो भी दवाई चल रही है वो आपको धीरे धीरे बंद हो जाएगी या कम हो जाएगी। उससे ये तो चीज होगी, कुछ हो ना हो आपकी इम्यूनिटी तो अच्छी रहेगी, ये तो आप श्योर होम्योपैथी पे मतलब भरोसा रख सकते हो। तो इन सब केसेस में जो भी बीमारी है, जो भी एलोपैथी मेडिसिन जहाँ पे काम नहीं करता, उन केसेस में भी होम्योपैथी मेडिसिन बहुत अच्छी तरह से काम करता है और किया है। जितने भी हमने पेशेंट, आईसीयू पेशेंट, बहुत सारे आईसीयू पेशेंट्स है, हाँ उसमें से कुछ डेथ भी हुए हैं, ऐसा नहीं है डेथ नहीं हुआ। उसके साथ ही होम्योपैथी का भी बहुत अच्छा रोल है। बहुत सारे केसेस हमने मतलब आईसीयू से भी बाहर निकाले हैं, पर बहुत सारे केसेस ऐसे भी आए हमारे पास कि वो लास्ट स्टेज में बहुत ही मतलब कल डेथ होगी तो वो अगले दिन आके दवाई लेके मतलब गए हैं, पर उनको कुछ रिजल्ट नहीं मिला है। अगर वो केसेस पहले ही होम्योपैथी डॉक्टर, कौन सा भी होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाती तो उनके बचने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। ये 1920 में जो एपिडेमिक आया था उसमें भी सिद्ध हुआ है। ये कोलेरा एपिडेमिक था, स्कारलेट फीवर एपिडेमिक था और अभी कोरोना एपिडेमिक है। ये तीनों चारों एपिडेमिक में होम्योपैथी मेडिसिन ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत जाने बचाई है और इससे कॉम्प्लिकेशन भी बहुत कम हुए हैं। एलोपैथी का रोल नहीं है, ऐसा नहीं है, एलोपैथी दवाई है पर उसके साथ आप होम्योपैथी दवाई भी ले सकते हो या सिर्फ होम्योपैथी उपचार भी कर सकते हो। जैसे कि मॉडरेट केसेस होंगे, मिनिमम सिम्टम के केसेस होंगे या माइल्ड सिम्टम, तो भी आप ठीक से मतलब जज करके होम्योपैथी ले सकते हो। हेलो, हाँ नांदेडून बोलतोय। बोला। हॅलो, बोला। हाँ हाँ, थोडं डोकं थोडं जड पडल्यासारखं वाटतंय। हॅलो, हो बोला। सायनसचा पण जुना आहे प्रॉब्लेम। हाँ, पण हे सायनसचा प्रॉब्लेम आहे, पण सध्या डोक्यामध्ये थोडंसं जड पडल्यासारखं वाटते पूर्ण डोकं। ओके। आणि दोन्ही डोळ्याच्या मध्यभागी दुखते थोडंसं। ओके, काय करावं?
तुम्हाला करोना झालाय का? कोविड पॉझिटिव्ह होते तुम्ही? नाही, मग ते सायनोसायटिस असेल, जो नॉर्मल सायनोसायटिस होतो. तुमच्या डॉक्टरांना भेटा, ते मेडिसिन देऊन टाकतील. तर घाबरायची काही गरज नाही आहे.